नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम्स लगाना सीखा था कुछ क्वेश्चंस पे। उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखते हैं और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे। इससे क्या फायदा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, इससे ये फायदा है कि जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मतलब क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ध्यान से चेक करो। देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसी सिलसिले में आगे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाना सीख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। स्प्रिंग, अब यहां कुछ सीखने वाली बात है, ओके, वो मैं आपको बताता हूं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इज released from rest, find maximum elongation, find maximum elongation। अब ध्यान से बच्चों पहले डायग्राम देखिए, डायग्राम किस तरीके से देता है आपको। अब यहां कुछ समझने वाली बात है और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये व्हाइट कलर से मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं। ये एक स्प्रिंग है और इससे एक मास अटैच्ड है, ओके। लेट अस से मास कितना है, m है, करेक्ट। अब बात समझिए, इसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है स्प्रिंग का कितना है, या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। बात समझिएगा बच्चों, क्या किया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या किया इन्होंने, रिलीज किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसको रिलीज करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यही इस क्वेश्चन में हमें सीखना है। क्या, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जब भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एक तो होती है इसकी फोर्स एनालिसिस और दूसरा होता है इसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। तो कब फोर्स एनालिसिस करना है और कब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करना है, दोनों में अंतर होता है, ध्यान से सुनिए। अगर केवल क्वेश्चन में इतना लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तब तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, और अगर उसने स्लोली शब्द का यूज किया, ठीक है, कि बात समझो जरा, मान लो ऐसे आपने इसको हाथ से रोक के रखा हुआ है, क्या आप इसको समझ सकते हो, ये ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, थोड़ा समझिएगा, ऐसे हाथ से आपने ब्लॉक को रोक के रखा है, आप बहुत ही स्लोली इनफाइनाइट स्टेप्स में धीरे धीरे अगर इसको छोड़ते हो नीचे, ये ऐसे धीरे 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 धीरे, डीएक्स डिस्टेंस, डीएक्स डिस्टेंस, डीएक्स डिस्टेंस, डीएक्स डिस्टेंस, अगर धीरे धीरे इसको आने दे रहे हो आप नीचे, ठीक, तब तो आप फोर्स एनालिसिस करिएगा, ओके, करेक्ट, करेक्ट, ओके, कोई बात नहीं, आप बाद में देख सकते हो, आप बाद में देख सकते हो, कोई बात नहीं। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपने क्या किया, इसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ा, धीरे धीरे स्लोली वाला अगर क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, अभी मैं आपको यहां दोनों करके दिखाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर क्या किया आपने, इसको स्लोली स्लोली छोड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ध्यान सुनिए, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है ये यहां पर अभी इस तरीके से अभी रेस्ट पे सिस्टम, ठीक। अगर आपने इसको धीरे धीरे छोड़ा, आपको फोर्स एनालिसिस करना है, ध्यान समझो क्यों करना है वो अभी हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो। धीरे 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 आपने छोड़ा और ये मास यहां पर आ गया और ये रुक गया, एक तो ये कंडीशन है। ये क्या बच्चों, ये आपने क्या किया, इसको स्लोली, मैं लिख देता हूं इसको एरो लगा के, धीरे धीरे इसको रिलीज किया स्लोली, ठीक। तो होगा क्या बच्चों, जब आपने इसको धीरे 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 छोड़ा, तो एक एक स्थिति ऐसी आएगी, ये स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी, ठीक। माना कि ये एक्स डिस्टेंस एलोंगेट हो गई, कितनी, एक्स डिस्टेंस एलोंगेट हो गई, मतलब इसमें जो मैक्सिमम एलोंगेशन हुआ एक्स डिस्टेंस, अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस टाइम क्या हुआ होगा, सोचो, ये क्यों यहां पर रुक गया है। तो जवाब है, खुद सोचिए जरा बच्चों, इसका जो वेट हो रहा होगा यानी कि mg, ठीक, इसका जो वेट हो रहा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स को। भाई खुद सोचो ना, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, ये ऐसे, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको ऐसे नीचे नीचे धीरे धीरे खींचा, वैसे वैसे बच्चों इस पे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता गया, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, जरा ध्यान सुनिएगा, ये स्प्रिंग फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, एफ एस स्प्रिंग फोर्स, के एक्स, बस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, के इंटू एक्स, करेक्ट। अब ध्यान सुनो, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये सिस्टम यहां पर स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, तो इस कंडीशन में इस ब्लॉक को किसने बैलेंस किया हुआ है, चेक कर लो,
यानी कि एक इस पे दो तरीके की फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, इसको ऊपर ले जाना चाहता है, तो जरूर ये दोनों इक्वल हो गए होंगे। बात समझो, अगर स्लोली उसने छोड़ा होगा बच्चों, धीरे 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 धीरे, ठीक, तो आप करोगे क्या, स्लोली वाले केस में आप करोगे फोर्स एनालिसिस। क्या करोगे, फोर्स एनालिसिस। मतलब फोर्स एनालिसिस का क्या मतलब है, अब देखो यहां थोड़ी ना जगह बनानी पड़ेगी, रुक जाओ भाई, क्योंकि यहीं पे सॉल्व करके दिखाना है ना। ये वाले केस में आपको क्या करना है बच्चों, फोर्स एनालिसिस करनी है। अब ये क्या होता है, तो आपको दिख ही रहा है, mg ने किसको बैलेंस कर लिया, fs को, मतलब fs बराबर कितना हो जाएगा बताइए, fs का मतलब स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। अब ध्यान दो, fs का वैल्यू कितना है बच्चों, kx, ठीक, तो kx, और यहां से जब आपने क्या निकाला, x का वैल्यू निकाला, तो कितना आ रहा है, mg बाय k आ रहा है। कितना आ रहा है, mg बाय k। ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, ठीक, ये स्लोली वाला केस है। लेकिन अगर क्या हुआ, आपने इसको सडनली रिलीज कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, सडनली रिलीज का मतलब समझते हो, आपने हाथ लगाया था, अब हाथ से इसको सपोर्ट नहीं दे रहे हो, धीरे धीरे सीधे छोड़ दिया, सट से नीचे जाएगा ये बहुत तेजी से, ठीक। और जब ये बहुत तेजी से नीचे जाएगा, सडनली अगर आपने इसको छोड़ दिया, तो पता है क्या होगा, ध्यान सुनो, ये वाली पोजीशन से भी नीचे चला जाएगा ये, ठीक। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको रियल लाइफ में दे दूंगा। ये इस वाली पोजीशन से भी कहां जाएगा, नीचे जाएगा, इस डॉटेड लाइन से भी ये नीचे चला जाएगा। पता है ये बात आपको कि नहीं, ये यहां पे देखो, इस लाइन से भी नीचे, क्योंकि झटके से आप इसको छोड़ दोगे ना, तो जब झटके से छोड़ोगे, ये झटके से छोड़ने वाला क्वेश्चन है, तब आपको वर्क एनर्जी लगाना है, तब ये ऐसे आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ये इससे भी नीचे चला जाएगा यहां कहीं। अभी मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो रहा है, mg बाय k, लेकिन अभी देखिएगा आंसर कुछ और आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, mg, करेक्ट, ओके। अब ये इस पोजीशन से भी नीचे जा रहा है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए रियल लाइफ में। रियल लाइफ में समझो, जैसे सोफा होता है ना, सोफा जो बहुत हैवी हैवी सोफा होते हैं, सोफा सेट, उस पर जब आप बैठते हो, ठीक है, जो बहुत गद्दीदार सोफे होते हैं, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, देखा आपने, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के सोफे होते हैं, तो उस पर बैठने के दो तरीके हैं, सोचिएगा जरा। क्या, एक तो जब आप सोफे पे बैठे, एकदम आराम से बैठे, धीरे से आप बैठे, तो जब आप धीरे से बैठोगे तो ये वाली कंडीशन होगी, क्या, उसकी स्प्रिंग जो होगी, वो सोफे की जो स्प्रिंग होगी वो धीरे से दबेगी और मैक्सिमम कंप्रेशन उसमें होगा। हालांकि ये तो मैक्सिमम एलोंगेशन का केस है, कोई बात नहीं, उसमें ऐसा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग यहां तक जाएगी। लेकिन उसी में आप कूद के बैठ गए अचानक से, सोचिए झटके से आप बैठ गए, तब वो यहां तक अगर जानी चाहिए थी तो और नीचे जाएगी। वही कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है। अगर आपने इसको धीरे 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 छोड़ा था तो यहीं पे आके रुक जाएगा, एफएस किसको बैलेंस कर लेगा, एमजी को, तब आप फोर्स एनालिसिस करोगे, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा लिया था और झटके से छोड़ दिया तो ये यहां तक आएगा, यानी कि इससे भी ये नीचे आएगा। अब इसमें जो इसका जो x बराबर 0 था, यहां पर देखो जरा, x बराबर 0 जो नेचुरल लेंथ था, इससे जो एलोंगेशन आएगा वो इतना आएगा इस बार। सपोज इसको हमने x1 बोल दिया, या x ही बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार x का आंसर कुछ और आएगा, ठीक। अब ये वाला x है, तो यदि झटके से छोड़ा गया हो, ठीक, ऐसा क्वेश्चन हो, सिस्टम इज रिलीज अगर लिखा हो, क्या लिखा हो बच्चों, कुछ भी मेंशन ना किया हो, सिस्टम इज रिलीज अगर उसने लिख दिया हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। अब आइए इस पे हम वर्क एनर्जी बच्चों थ्योरम लगा के देखते हैं, ध्यान से चेक करिएगा जरा। माना कि इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन कितना हो गया, एक्स नॉट का, यहां से यहां तक, और इसी एक्स नॉट की वैल्यू उसने आपसे पूछी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, तो ध्यान देना बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ए, और यहां से स्प्रिंग ये वाले है ना, ये वाले लाइन से इसकी नेचुरल लेंथ से खींचना शुरू हुई, यहां तक गई, कहां तक, पॉइंट बी तक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी ए से बी तक, ठीक। सो वर्क डन टोटल, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सही है, ओके। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, टोटल वर्क डन किसके किसके द्वारा वर्क डन किया गया है, एक तो देखिए बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि लगातार नीचे लग रहा है, ठीक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, यहां पे कर दूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, थोड़ा वर्क डन का बच्चों क्या साइन का ध्यान रखोगे आप, बताओ। पहले जब वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालोगे, mg कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट x नॉट भी कहां हो रहा है, नीचे। ये देखिए ये x बराबर 0, उसकी नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x नॉट नीचे, ठीक। तो कितना करोगे, mg भी नीचे लग रहा है, x नॉट भी नीचे, तो mg इंटू एक्स नॉट, पॉजिटिव का ध्यान देंगे प्लीज, क्यों सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे,
और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्स नॉट दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए बच्चों वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। तो प्लस का कितना हो जाएगा, mg एक्स नॉट। सही है, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी है। और इसी तरीके से बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा बताइए, क्या मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर दूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे क्या आप, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आराम से देखो। एक बात बताओ, जब ये नीचे धीरे 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 खींच रहा था तो स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा ना, खुद सोचो भाई, ये ब्लॉक इसको स्प्रिंग को ऐसे नीचे खींच रहा है, तो भाई स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर डेवलप होगा ना, नीचे थोड़ी ना डेवलप होगा जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, हालांकि ये इस पोजीशन पे आके वापस से ऊपर जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। तो जब आपने इसको झटके से छोड़ा, यहां तक आएगा तो इसकी फोटो खींच लोगे आप, और फिर ये वाली एक्स नॉट यही मैक्सिमम एलोंगेशन है, इसी को आप कैलकुलेट कर लोगे। तो जब ऐसे झटके से नीचे गया तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर। अब आप चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एक्स नॉट नीचे की डायरेक्शन में, ये ऐसे, और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा आएगा, -1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों लगा दिया सर, क्योंकि सर एक्स बराबर 0 से रिलीज किया गया। ठीक, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, बस यही दोनों फोर्स रख दो, तो वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया कितना, mg एक्स नॉट, और प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना हो गया बच्चों, यहां से -1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब ध्यान दोगे बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये जब यहां से यहां आया, ठीक, तो भैया यहां पे तो रेस्ट पे आ गया, ये फाइनली तो कहां आ गया, ये रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रेस्ट पे पल भर के लिए रुका होगा। ठीक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आई भाई, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लगाओगे, वी कितना है फाइनल, 0, वी फाइनल कितना है 0। तो हम 1/2 वी एफ का स्क्वायर लगाओगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 माइनस। अब सुनो, ये जब आपने यहां से रिलीज किया था तो भैया यू बराबर भी तो 0 था। हाँ, ऐसे आपने इसको अचानक से रिलीज कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो ब्लॉक की कितनी थी, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी रही होगी, 0। तो 0 - 0 राइट हैंड साइड आ जाएगा 0, बस कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, mg एक्स नॉट। सही, तो देखिए कितना आसान है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। और अगर आप पीछे से आराम से पढ़ के आए हो बच्चों तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है 1/2, ओके, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास mg एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ और, यदि आप बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि ये एक्स नॉट में क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भैया आप एक्स नॉट कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा mg और माइनस 1/2 के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो एक्स नॉट तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरे को 0 के इक्वल रखोगे। ठीक, और इस पूरे को अगर आप 0 के इक्वल रखोगे, किसको, mg माइनस 1/2 के एक्स नॉट बराबर 0 जब आप रखोगे, चेक कर लेना भाई। ठीक, यस, mg माइनस 1/2 के एक्स नॉट, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, mg, और ये -1/2 के एक्स नॉट राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 के एक्स नॉट, और यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू निकालोगे तो अब आप समझदार हो, 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 टाइम्स mg बाय के आके डिवाइड कर देगा। ये लीजिए, देखा आपने बच्चों, पहले जितना आंसर आ रहा था mg बाय के, उसका डबल आंसर आ रहा है, चेक कर लो। पहले कितना आ रहा था फोर्स एनालिसिस से, mg बाय के, मतलब हाथ लगा के धीरे 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 डिस्प्लेस किया तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, mg बाय के का, लेकिन झटके से छोड़ दिया तो इसका डबल एलोंगेशन होगा, यहां से यहां तक इसका डबल, mg बाय के को 2 से मल्टीप्लाई, डबल। ठीक, अब आंसर इसका याद नहीं करना है, 2 टाइम्स mg बाय के, आंसर याद नहीं करना है, आंसर याद नहीं करना है, परेशान ना हो, आंसर याद नहीं करना है ना, बस आपको देखना है, फंडा आपको सीखना है कि चल क्या रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप आंसर रट लोगे, आंसर नहीं, ठीक है, आंसर नहीं रटोगे आप। ठीक, बस आप प्रोसेस देखिए। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों, आई थिंक। चलिए और सवाल लेते हैं ऐसे ही। मान लो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे और आपको समझाएंगे। क्वेश्चन में कहता है बच्चों फाइंड मैक्सिमम, अब देखिएगा और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड, फाइंड मैक्सिमम स्पीड attained by block if block is displaced by
if block is displaced by distance x to the right and released Okay, now students, find the maximum speed attained by the block if the block is displaced by distance x to the right and release. Okay, देखो पहले समझो आप क्या चल रहा है। डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे ही लूंगा और वहीं से आपको समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, आपको एक 2 ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, करेक्ट। ये कुछ इस तरीके से, ये आपका कोई सरफेस है इस तरीके से, और फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। समझ लेना, हर क्वेश्चन में फ्रिक्शन इग्नोर किया गया है अभी, ठीक है। फ्रिक्शन को ले लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। फ्रिक्शन अभी रियल न्यूमेरिकल्स में आएगा ना, तो आपको लगा के दिखाएंगे, हैंडल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी के लिए फ्रिक्शन कुछ नहीं, ठीक। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका मास कितना है बच्चों यहाँ पर, m, ठीक। और इसके बाद ये देखिए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपका, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों उसने दिया आपको k1, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया आपको, k2। क्वेश्चन समझ सकते हो आप क्या है, हाँ। ये देखिए क्या किया उसने, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x टू द राइट एंड रिलीज। मतलब एक सिस्टम दिया है, इसको पकड़ा और ऐसा ऐसा इसको कंप्रेस कर दो, कितने डिस्टेंस तक, x डिस्टेंस तक। बात समझिएगा, इसको क्या किया, ऐसे दबाया x डिस्टेंस तक और छोड़ दिया, तो ये वापस ऐसे पीछे आएगा। भाई इतने तो आप समझदार हो ना कि जब आप इसको ऐसे दबाओगे तो आपने सिस्टम एक स्प्रिंग पे वर्क डन किया, वो वर्क डन स्प्रिंग में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। 9th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा ऐसे, या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। इसको जब आप ऐसे दबाओगे तो भैया छोड़ोगे तो स्प्रिंग झटका मारेगी ना, तो वही पूछा गया कि जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करते हो तो जब आप इसको वापस छोड़ोगे तो जब ये वापस आएगी, है ना, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो थोड़ा देखोगे क्या, देखो, चलो पहले तो आप इसको कंप्रेस कर लो, देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, है ना, डायग्राम में सावधानी रखिएगा। देखिए, देखोगे क्या बच्चों, देखोगे क्या ध्यान से, ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब अभी बेचारा रुका हुआ है, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं किया। और जब इसको ऐसे कंप्रेस कर दोगे, कितना, x डिस्टेंस, राइट हैंड साइड, दाएं हाथ में x डिस्टेंस इसको कंप्रेस कर दीजिए। चलिए भाई कंप्रेस करिए, जैसे ही कंप्रेस करोगे ये स्प्रिंग दब जाएगी और ये वाली खिंच जाएगी। तो डायग्राम कैसा आएगा, क्या आप समझ सकते हैं, ये खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद बच्चों यहां से ध्यान दोगे जरा आप, तो ये वाली जो स्प्रिंग है K2, ये ऐसे करके ये एलोंगेट हो जाएगी, खिंच जाएगी, और ये वाली कंप्रेस हो जाएगी, ये K1 वाली, और K2 वाली खिंच जाएगी। और ये अपनी मीन पोजीशन से कितना चला गया उधर, x डिस्टेंस। यदि आप देखें ध्यान से, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, उसने x उधर डिस्प्लेस कर दिया। सो ये x बराबर 0 था और उसने क्या किया, x इधर डिस्प्लेस कर दिया, इधर, सही है। ओके नाउ अब ध्यान दो बच्चों, ऐसा डिस्प्लेस करके अब रिलीज कर देगा। जब रिलीज करेगा तो ये ऐसा झटका मारेगा इधर की तरफ, ठीक। और ध्यान सुनो, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, ध्यान सुनिए, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पता है कब होगी, जब ये लौट के आ रहा होगा और अपनी x बराबर 0 पे होगा, तभी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिटेल में देखोगे, लेकिन अभी क्योंकि वर्क एंड एनर्जी में भी स्प्रिंग वाला सवाल होता है तो मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक। जब ये ऐसा वापस लौट रहा होगा तो जब वो अपने मीन पे पहुंचेगा, यानी कि जब x बराबर 0 पे पहुंचेगा, भाई ये इस पोजीशन को ओवरशूट कर रहा होगा, यहां से निकल रहा होगा, तो यहां पर देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। जब ये अपनी मीन पोजीशन पे होगा ना बच्चों, तब इसका v मैक्स होगा पक्का। और ये चीज आप सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आपको पढ़ाएंगे तो और अच्छी तरीके से फील आएगा। अभी के लिए सुन लीजिए, सवाल ऐसे आ गए तो हमको ऊपर वाला ही डायग्राम दोबारा कॉपी करना चाहिए, ठीक। लग रहा है कॉपी नहीं हो पाएगा, बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, आधा अधूरा कॉपी कर लेते हैं फिर बना लेते हैं। देखिएगा जरा, ये लीजिए क्या हो रहा है, ये आपको जस्ट मैं दिखा रहा हूं, ऐसा कंप्रेस करके x डिस्टेंस मीन से कंप्रेस करके छोड़ा है, वापस जब आ रहा होगा तो ये जब मीन पोजीशन x बराबर 0 को ओवरशूट करेगा तो यहीं पर इसका v क्या होगा, मैक्स होगा। यही वाला v मैक्स निकालना है। कुछ लोग सोचेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अब ध्यान सुनो, इसके बाद क्या होगा, ध्यान सुनो, ये इधर जाएगा, ठीक, ये इधर जाएगा तो ये वाली कंप्रेस होगी, और ये वाली कंप्रेस होगी तो इसका रिटार्डेशन होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यदि आप देखना चाहें थोड़ी देर के लिए तो मैं अगला स्टेप भी आपको दिखा देता हूं, हमें लेकिन इसी स्टेप पे काम करना है, ठीक।
हमें इसी स्टेप पे काम करना है। यदि आप चाहें तो मैं अगला दिखा सकता हूँ आपको। अगला स्टेप कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या होगा। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन से, बात समझ रहे हो, ऐसा कंप्रेस करके एक्स डिस्टेंस छोड़ा, ये ऐसे वापस लौट के आएगा, मीन पे होगा मैक्स स्पीड होगी इसकी। और जब ये इधर आएगा इस तरीके से, मान लीजिए थोड़ा इधर आ गया, तो अब क्या होगा, अब ये रिटार्ड होना शुरू होगा। क्यों? अब इसमें ऐसे ही आपको बस जस्ट बता दे रहा हूँ, रिटार्डेशन होना शुरू होगी इसमें। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। ठीक, ओके। यानी कि बच्चों आपको कौन से डायग्राम पे काम करना है, आपको ये वाले डायग्राम पे काम करना है, यहीं पे वी मैक्स है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये देखो इसी डायग्राम को आप अगर ध्यान से चेक करोगे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगा दीजिए, यहां से दबा के छोड़ा, मान लो ये वाली पोजीशन ए, ठीक, और जब ये यहां से यहां आया बी पोजीशन पे, तो बस ए से बी तक के लिए क्या लगा दीजिए, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। हालांकि उसी डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये यहां से यहां आएगा, ठीक है, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कहां से कहां तक के लिए, ए से बी तक के लिए, बात आपकी बन जाएगी, बात आपकी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए देखिए जरा, कितनी स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग है। अब देखो एक चीज देख रहे हो क्या, एक चीज देख रहे हो क्या, इस ब्लॉक का नॉर्मल होगा ऊपर और mg होगा नीचे। ठीक, दिखाने के लिए बस आपको दिखा रहा हूं, नॉर्मल होगा ऐसे ऊपर और mg होगा नीचे। ठीक, तो यदि आप इसके नॉर्मल और mg दोनों को देखोगे, ठीक, ये नॉर्मल ऐसे और mg ऐसे, तो नॉर्मल और mg दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो ये देखिए नॉर्मल और ग्रेविटी वाला फोर्स दोनों डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री में, इसलिए नॉर्मल के द्वारा किया गया वर्क डन और ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन आप नहीं कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो आप कैलकुलेट करो स्प्रिंग नंबर, सबसे पहले स्प्रिंग नंबर 1 ने कितना वर्क किया जब ये इधर आ रहा होगा। ध्यान से सुनना भाई, इस बार बड़ा मजेदार है। वर्क डन बाय, आपको साइन का ध्यान रखना है, स्प्रिंग नंबर 1 पोजीशन ए से बी के लिए। अब एक बार बताओ भाई, पोजीशन ए से बी तक के लिए इस स्प्रिंग को देखो, क्योंकि तुमने ऐसा कंप्रेस करके छोड़ा था और मैंने पढ़ाया था जब पहले से ही स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। भरोसा नहीं है, सुनो, केवल इस स्प्रिंग को देखो, ऐसा तुमने दबा के रखा था, जब इसको छोड़ोगे तो भाई स्प्रिंग इधर ही तो फोर्स लगाएगी, K1 वाली इधर ही तो झटका मारेगी ना। ठीक, यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, सही है। तो इसका जो स्प्रिंग फोर्स है, ये वाली स्प्रिंग का, ये इधर लगेगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो प्लस का हाफ के, और कितना डिस्प्लेस हुआ है, x, क्योंकि ये ब्लॉक यहां से यहां आ जाएगा। इसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग नंबर 2, जब ब्लॉक ए से बी आता है। अब बताओ स्प्रिंग नंबर 2 को गौर से देखिए, जब ये इधर आ रहा होगा तो स्प्रिंग नंबर 2 कितना काम करेगी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर पहले से ही कोई स्प्रिंग एलोंगेटेड हो और उसको छोड़ दिया जाए तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। भरोसा नहीं है, चेक करो, ये जो स्प्रिंग है भाई, जब आपने इस ब्लॉक को ऐसा कंप्रेस करके छोड़ा तो ये स्प्रिंग भी इधर ही फोर्स लगाएगी, और ये भी एलोंगेट है तो वो उसको इधर खींचेगी ना ब्लॉक को, ये स्प्रिंग खुद से इधर आ जाएगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है। K2 वाला भी स्प्रिंग फोर्स इधर ही हो रहा है। कॉपी उठा के देखिए, केस आपको मैं पहले करा चुका हूं कि पहले से अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो और पहले से अगर कोई स्प्रिंग एलोंगेटेड हो, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो चाहे कंप्रेस वाली स्प्रिंग हो वो भी पॉजिटिव वर्क करती, चाहे एलोंगेटेड वाली हो वो भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है। ठीक, सो अच्छा, पहली स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरी स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K2। बस अब ए से बी तक के लिए बच्चों क्या लगा दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, बात आपकी बनती हुई नजर आएगी। ठीक, सो वर्क डन टोटल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दोगे क्या, के इनिशियल कितना होगा बताओ, ब्लॉक जब पोजीशन ए पे था तो उसका भैया u बराबर 0 था, क्योंकि कंप्रेस करके आपने छोड़ा तो u बराबर 0, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 ना ब्लॉक की, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी इनिशियल वाली, और फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल का मतलब ए से बी तक के लिए लगा रहे हो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जब ये ब्लॉक बी पे आएगा, ये वाली पोजीशन पे बी है, इस पोजीशन पे उसका v क्या होगा, v मैक्स, और वही तुम्हें निकालना है, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 1/2m, और v की जगह हम क्या रखेंगे, v मैक्स, और यही v मैक्स आपको निकालना है, करेक्ट। तो वर्क टोटल बच्चों ये वाला और प्लस ये वाला वर्क टोटल, तो पहली स्प्रिंग का वर्क है प्लस 1/2 के x1 का स्क्वायर, और प्लस दूसरी स्प्रिंग का जो वर्क है 1/2 के x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के फाइनल।
फाइनल कितना है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक। के फाइनल कितना है, हाफ, हाफ का मतलब 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर माइनस के इनिशियल कितना है 0। बस बात आपकी बनती हुई नजर आ रही है। आपको निकालना क्या था, वी मैक्स, तो बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, यहाँ से 1/2 कॉमन। इवन आप अगर ध्यान से जरा चेक करोगे, है ना, तो 1/2 के कॉमन हो जाएगा ना, 1/2 के कॉमन। ओ आई एम वेरी सॉरी, देख रहे हो भाई दिमाग क्या काम कर रहा है, K1 K2 है यार, x है, x1 x2 कैसे कर दिया, K1 और ये K2, अब सही है, ठीक। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचता है आपके पास, K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर और माइनस 0, तो 1/2 वी मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और यहां से वी मैक्स जब आप निकालोगे तो एम पहले डिवाइड करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे देखोगे क्या, देखो वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये एम जाके उधर डिवाइड करेगा तो एक्स स्क्वायर K1 प्लस K2 अपॉन में एम, सही है। अब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो वी मैक्स, अब यहाँ प्लस माइनस मत लेने लगना है ना मैथ्स की तरह कि वी मैक्स आपने प्लस माइनस ले लिया, ठीक है ना, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही ले लीजिए बस वी मैक्स का। अब देखो इधर आप स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू K1 प्लस K2, है ना, अपॉन में एक्स। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो वी मैक्स आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स और रूट ओवर कितना आ जाएगा आपका K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय m, ये लीजिए। तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये x बराबर 0 से पास करेगा। जब ये यहाँ x बराबर 0 से पास कर रहा होगा तो उसके पास इतनी वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी नॉन क्वांटिटीज K1 K2 मास दिया हुआ था और x भी बताया था उसने कि हमने राइट हैंड साइड एक्सिस को डिस्प्लेस किया, तो नॉन क्वांटिटी के टर्म्स में आंसर आपका आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल लेता हूँ जो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से चेक करिएगा जरा। देखिए क्वेश्चन क्या देता है आपको, क्वेश्चन में कहता है फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक AB joined with a rough horizontal joint with a rough horizontal surface S, या rough horizontal surface at S having friction coefficient। अब ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्यों दिया अभी आपको पता चलेगा, हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू होता था याद है, तो म्यू बराबर 0.2 आपको दिया हुआ है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कैसा। अ ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम, ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम मास रिलीज्ड on track from a height of 1 meter, find the distance it will travel on rough track before coming to rest, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों कह रहा है फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक AB, तो थोड़ा फिगर देखोगे क्या, फिगर इसीलिए मैं आपको यहां पर पढ़ के क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना। फिगर कुछ इस तरीके से बच्चों, एक रफ ट्रैक है AB, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है, ठीक, और ये देखिए
एक स्मूथ ट्रैक दिया है ए से बी, ये इस तरीके से, ठीक, ए और बी, ए बी कैसा है, ये वाला ट्रैक कैसा है, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन यहां नहीं है, और यहां पर एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां से यहां तक की जो हाइट है ना, लेट अस से इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, मान लो बोल दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया था बट हमने सी पॉइंट रख दिया। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी बच्चों, यहां पर 1 मीटर है, और ए से बी तक स्मूथ है, लिख दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ए से बी कैसा है, स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ बी के बाद फ्रिक्शन है, एक सरफेस एस नाम का है, तो क्या उसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये ऐसे है ना, ये एस नाम का सरफेस है। अब ये एस नाम का जो सरफेस है, अब ये चलने दो भाई इसको, ये क्या है, रफ है, तो रफ है ना, ये कैसा है, रफ है, लिख दें, ये एस नाम का जो सरफेस है ये कैसा है, रफ है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 0.2। अब आप समझदार हो, समझ गए होगे, ये ब्लॉक यहां से छोड़ोगे तो ए से बी तक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा सरकता हुआ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है ए से बी तक के लिए, लेकिन जैसे बी पे पहुंचेगा तो बी के बाद ये सरफेस एस नाम का येलो कलर का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब जब ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पक्का काम करेगा, वो भी कौन सा वाला, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वो भी कौन सा वाला, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसने यही पूछा है, बोला है क्या कि जब इसको इस तरीके से छोड़ोगे, ठीक है ना, तो ये कहां जाके रुकेगा, मतलब कितनी दूर जाके रुकेगा, ये बी से कितनी दूर जाके रुकेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भैया ये ऐसे करके आया, और ये मान लो पॉइंट डी पे रुक जाता है, यानी कि बी से डी, और डी पे जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक। एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक ए बी joined with a rough horizontal surface at S, having friction of coefficient 0.2, a block of 1 kilogram mass released on the track from a height of 1 meter, find the distance it will travel on the rough track before coming to rest, ठीक। रफ ट्रैक पे यानी कि बी से डी तक, रफ ट्रैक पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रेस्ट पे आने से पहले, मान लो डी पे वो स्टॉप हो जाता है यानी कि रेस्ट पे आ जाता है, ठीक, बस यही है सवाल। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए आप पॉइंट ए से डी तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, बात बन जाएगी आपकी, ठीक। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगाने जा रहे हैं, वर्क डन टोटल, कहां से कहां तक, ए से डी डायरेक्ट लगा दो, ए से बी नहीं, ए से डी डायरेक्ट पूरा, यहां से चला और यहां पर रुक गया, ठीक। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, देखिए बच्चों ए से बी तक के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो भाई एक बात बताओ, ए से डी पूरा आपको वर्क निकालना है तो पहले ए से बी तक का निकाल लो, क्योंकि यहां फ्रिक्शन नहीं, फिर बी से डी तक का निकाल लो, तो ए से बी तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा ओनली, और पीछे की कॉपी उठा के देख लो भाई, चाहे आप ए से बी ये वाले पाथ से आओ, और चाहे आप ऐसे वाले पाथ से आओ, मतलब समझ रहे हो, बस जब भी आपको वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालना होता है तो आपको हाइट कंसीडर करनी है, ठीक है ना, पाथ मैटर नहीं करता है, ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, याद आया, यानी कि सिंपल सा mgh लगा दोगे, ऐसा लग रहा है, चाहे आप इसको इस रास्ते से ले जाओ और चाहे आप इसको सोचो कि ये यहां से यहां रिलीज हो रहा है, कॉपी उठा के देख लीजिए, ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, समझ में आया, तो केवल ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होता है, mgh। अब इसका mg कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, नीचे, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग इसी रास्ते को देख रहे होंगे, भाई कॉपी उठा के देखो, ठीक, कॉपी में करा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक, बात समझ रहे हो। तो और एक चीज और याद दिलाई थी कि वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो इस ब्लॉक पे ए से बी एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन तो है नहीं, एक ही फोर्स है, वो ग्रेविटी वाला फोर्स है, और वो नीचे, और फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नीचे ही तो है 1 मीटर का, ठीक। तो यही mg है और यही h है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों, तो आंसर आएगा प्लस का mgh, ठीक, ओके नाउ, और बस यही है, ठीक। और वर्क डन बाय बी से डी कौन वर्क करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, चेक कर लो यहां पे कौन काम करेगा, एफआर, एफआर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, एफआर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ओके नाउ अब ध्यान दें, सो वर्क डन फ्रॉम बी टू डी, वर्क डन फ्रॉम बी टू डी बाय व्हाट,
बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, वर्क डन फ्रॉम बी टू डी, बी से डी तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ भाई, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर इंटू, अब मान लो यहां से यहां तक गया है और ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो एक्स, कितना है मान लो एक्स, और इसी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब चेक करो, जब वो बी से डी जा रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट बी से डी की तरफ और फ्रिक्शनल फोर्स भाई किनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के ऊपर, सही है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस एफ आर इंटू एक्स, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, तो वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, एम जी एच। अच्छा, एक काम और कर लो आप, पता है क्या, आप फ्रिक्शन फोर्स यहाँ निकाल ही लो, एफ आर कितना होता है, म्यू इंटू एन, याद है, ठीक, एफ आर कितना होता है, म्यू इंटू एन, करेक्ट। और जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एन बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के, क्यों भाई, सोचो ना, ब्लॉक जब यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे नॉर्मल मिलेगी, उसको बैलेंस कौन करेगा, एम जी। तो ये सब आप पीछे ही क्लासेस में पढ़ के आए हो, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। सो कितना आ जाएगा, म्यू इंटू, और एन की जगह क्या रखोगे आप, एम जी, तो एफ आर की वैल्यू म्यू एम जी आ गई, तो ये माइनस ऐसे ही, एफ आर की जगह क्या रखोगे, म्यू एम जी, और एक्स ऐसे ही, ठीक। नाउ अब वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस का एम जी एच, और प्लस करोगे इसमें कौन सा फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, माइनस म्यू एम जी एक्स, माइनस म्यू एम जी एक्स। अब ध्यान दो बच्चों, यहां से आपने इसको रेस्ट से रिलीज किया था, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और फाइनली आके पॉइंट डी पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ के फाइनल भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब वो रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यानी कि के फाइनल भी जीरो, के इनिशियल भी जीरो, ठीक। तो यहां से हो जाएगा क्या, एम जी एच प्लस माइनस माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एम जी एच इज इक्वल्स टू प्लस का म्यू एम जी एक्स, ठीक। अब ध्यान दो, m से m कट गया, g से g कट गया, सो कितना आ गया, x बराबर h अपॉन म्यू, h कितना दिया था बच्चों 1 मीटर, और म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 0.2, ठीक। तो पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 और नीचे 2, आंसर आ गया क्या 5 मीटर्स। तो ये जो बॉडी बच्चों b से d 5 मीटर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक इंक्लाइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक इंक्लाइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन इज 2√3 मीटर, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द incline is 2√3 meters, okay, and a block is projected up the incline, up the incline at a speed of 10 meter per second, okay. Now the find speed, then find the speed with which block will move off the top of incline plane,
इंक्लाइन प्लेन, सही है। अब मैं आपको डायग्राम दे देता हूं बच्चों, म्यू का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सॉरी 1/√3 एंड थीटा इज ऑल्सो गिवन 60 डिग्री। ना देखो डायग्राम थोड़ा सा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में बच्चों। क्या क्या ऑप्शन है? √20, ऑप्शन बी इज 30, ऑप्शन सी इज √10 एंड ऑप्शन डी इज 40। ओके, नाउ ध्यान दें, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है और मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ये इस तरीके से ऐसा इंक्लाइन है, सही है। और अब ध्यान दो बच्चों, क्या क्या दिया है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री, ठीक। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन। लेंथ ऑफ द इंक्लाइन समझते हो बच्चों? मान लो ये आपका ए, बी और सी इंक्लाइन है, तो लेंथ इसकी ए सी, ये वाली लेंथ कितनी है? 2√3 है। ये समझ सकते हो आप? ये वाली लेंथ कितनी बच्चों आपकी? 2√3। ए सी की लेंथ जो है वो 2√3 है। फिर क्या कहता है? कहता है कि ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? ओके, और ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मास नहीं दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा कुछ न्यूमेरिकल करते टाइम। सो यहां पर एक ब्लॉक दिया है बच्चों इस तरीके से, मान लो इसका मास कितना है? m है, और इसको यहां से प्रोजेक्ट किया गया, समझ लो आप, नीचे बैठा और ऐसा धक्का मारा, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ रहे हो बात को? m मास का ब्लॉक, मास नहीं दिया था, मैंने m माना है, मैंने माना है, ठीक। इसको यहां से ऐसा धक्का मारा, इस तरीके से इसको पुश दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो ये जाएगा चलते 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 चलते, ठीक। और कह रहा है देन फाइंड द स्पीड विद विच द ब्लॉक विल मूव ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये ब्लॉक ऐसा आएगा, ये, अरे भाई समझ जाओ ब्लॉक, चलो मैं ब्लॉक दूसरा ले लूं, आप समझ जाओगे। ए, वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे, ये ऐसे आएगा और ये टॉप पे पहुंच के यहां से कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, या यहां से कितनी स्पीड से निकलेगा, यहां से कितनी स्पीड से मूव ऑफ करेगा, ये बताना है। बात समझ रहे हो? जब यहां पहुंचेगा कितनी स्पीड से यहां से मूव ऑफ करेगा, ठीक, वो आपको बताना है। मान लीजिए बच्चों यहां से ये v फाइनल स्पीड से मूव ऑफ करेगा, तो यही आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन में, सही है। ओके, नाउ चलिए, अब कुछ मत करिए, यहां पर आप क्या कर दो, ध्यान से सुनो, यहां से यहां, अच्छा हाइट दी हुई है क्या? नहीं, हाइट नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं। अगर ये हाइट आपको नहीं दी हुई है, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, और कुछ दिया है, यस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, कितना है? 1/√3। तो हाइट आप क्या निकाल सकते हो? यस सर, साइन 60 लगा दो, बात आपकी बन जाएगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन 60 लगा दीजिए, तो साइन 60 यदि आप लगाओगे, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है? 2√3, सही है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा? 3, सो h इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो चलो कम से कम हाइट तो आ गई इसकी। अब ध्यान सुनना बच्चों, ए, सी से लेके ए तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, सी से लेके ए तक क्या लगा दो? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। लेकिन ध्यान रहे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो दो तरीके के फोर्स काम कर रहे होंगे सी से ए तक, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक, डाउनवर्ड, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब इसको मैं थोड़ा आपको अलग से ही दिखा देता हूँ, कुछ लोग कंपोनेंट निकालने में भी प्रॉब्लम करेंगे, तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको हम बना लें अलग से, या यहीं पे दिखा दूं, समझ जाओगे? मान लो ब्लॉक कहीं यहाँ पर है, अब बताओ इसका mg कहाँ लगेगा? नीचे, ये इस तरीके से mg लगेगा। चलो इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ा देते हैं mg का, थोड़ा याद दिला रहा हूँ बस, और कोई बात है नहीं, ठीक। अगर ये mg है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, और यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल किस पे? इंक्लाइन पे, तो याद आया आपको? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो mg का, mg को कोई डाउनवर्ड लगेगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना? mg cos 60, ठीक। और mg का एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, याद आ गया होगा अब तो, mg sin 60, ठीक। वैसे याद करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए था। क्या इधर लगेगा? क्या mg sin 60, सही है, mg sin 60 अलोंग द इंक्लाइन, और इधर लगेगा mg cos 60, और नॉर्मल लगेगा इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक, नॉर्मल लगेगा इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में।
अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg cos 60 को, यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg cos 60। सही है। और ध्यान से सुनिए, ये ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो Fr कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है, x इस डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अलोंग द सरफेस इस डायरेक्शन में, Fr। सही है। अब जब ये ब्लॉक यहां से यहां आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्क किया जाएगा दो फोर्सेस के द्वारा, एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक, सी से ए तक के लिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा एक तो, और जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स है कहां से कहां तक के लिए, सी पोजीशन से ए पोजीशन तक के लिए, सी से ए तक के लिए। तो पाथ इंडिपेंडेंट है तो सीधे सीधे क्या लगा दो, mgh, लेकिन साइन कैसा रखोगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है तो mg हमेशा कहाँ है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ये देखिए h 3 मीटर का ऊपर हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का mgh। सही है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों अब आप वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो, वर्क डन बाय द Fr का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, कहां से कहां तक, सी से ए तक। ये फोर्स, ये वर्क डन जब आप निकालोगे, ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट सी से ए तक की इधर है, ठीक, और ये पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी, 2√3, चेक कर लो, ये 2√3 डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स Fr और इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितनी है, 2√3। सही है। अब क्या आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल के अलग से यहां पे रख सकते हो, यस सर। तो Fr को मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूं। Fr इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, म्यू इंटू एन। सही है, और म्यू आपको दिया है और इंटू एन का वैल्यू किसके इक्वल है, चेक कर लो इस क्वेश्चन में, नॉर्मल किसके इक्वल है, mg cos 60। भाई नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने किए हुए हैं, ठीक है ना। n इज इक्वल्स टू mg cos 60, सो n की वैल्यू क्या रख देंगे, mg cos 60, ठीक। म्यू कितना दिया, 1/√3 और इंटू mg cos 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, यानी कि 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, mg इंटू 1 mg अपॉन में 2 इंटू √3 2√3। तो यहां से आ गया बच्चों आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना, mg बाय 2√3, ठीक। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम पोजीशन सी टू ए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम पोजीशन सी टू पोजीशन ए, पोजीशन सी से ए तक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स माइनस Fr इंटू 2√3, यहीं पे कर लें, माइनस, और Fr की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक कर लो, mg बाय 2√3, Fr की वैल्यू mg बाय 2√3 और इंटू में 2√3 से 2√3 कट गया, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम पोजीशन सी टू ए, फ्रॉम पोजीशन सी टू ए कितना आ गया बताइए, माइनस का mg आ गया, ठीक। बस अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, क्योंकि दो ही तरीके के फोर्स वर्क कर रहे थे और दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन हमने निकाल लिया। वर्क डन टोटल फ्रॉम पोजीशन सी टू ए इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन टोटल क्या क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम सी टू ए एंड प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर पहुंच के वीएफ वेलोसिटी से बाहर, वीएफ स्पीड से बाहर जाता है ऐसे हमने सोचा, ठीक। तो 1/2 m वीएफ का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m। अब ध्यान दो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितनी वेलोसिटी से फेंका था, 10 मीटर पर सेकेंड से, 1/2 m इंटू 10 का स्क्वायर, भाई v की जगह कितना रखोगे, 10 का स्क्वायर। बस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है, सी टू ए अभी आपने निकाला था, माइनस का mgh, सो यहां रखोगे आप माइनस का mgh, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम सी टू ए कितना है, माइनस का mg, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम सी टू ए कितना है, माइनस का mg रखोगे आप, सो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, सो माइनस का mg और इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां से आपका कॉमन आ रहा है क्या,
m कॉमन आ रहा है, चलो पहले m कॉमन कर लो, या 1/2 m कॉमन कर लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ v फाइनल का स्क्वायर और माइनस अंदर क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये लीजिए। ठीक, अब यहां से यदि आप चाहें तो m कॉमन कर सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हो बच्चों, यहां से माइनस का, चलो m कॉमन कर लो पहले, तो अंदर बचेगा माइनस का gh माइनस का g इज इक्वल्स टू 1/2 m इन द ब्रैकेट v फाइनल का स्क्वायर माइनस 100। सही है, देखो m से m कैंसिल हो गया, क्वेश्चन में m नहीं दिया था वो अपने आप गायब हो गया, और g की वैल्यू आप कितनी ले लो, g कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, चलो 10 लेके कर लेते हैं। ठीक, तो g का वैल्यू 10 रखोगे और h आपने पहले निकाल लिया, h कितना है 3, तो ध्यान दो बच्चों, माइनस g की वैल्यू 10 और इनटू में h कितना है 3 और माइनस g की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 1/2 और v फाइनल का स्क्वायर माइनस 100। ठीक, नाउ अब ये कितना हो जाएगा -30 और -10 -40, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 1/2 इन द ब्रैकेट v फाइनल का स्क्वायर माइनस 100। नाउ अब ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का 80 कर देगा, इज इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस 100। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस 100 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 80 20 हो जाएगा, 20 इज इक्वल्स टू v फाइनल का स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज v फाइनल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या किया, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पेज नंबर 1 है आपका, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले सकते हैं, पेज नंबर 1 है ये, और ये है आपका स्टूडेंट्स पेज नंबर 2। ओके, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि एयर ड्रैग क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आइए एक एयर ड्रैग का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। नाउ स्टूडेंट्स चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम falls from rest through a vertical distance of 20 meter and reaches with a velocity of reaches with a velocity of 10 meter per second, how much work is done by push of air on the object। करेक्ट। नाउ जी का वैल्यू कितना देके रखा है इस क्वेश्चन में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, चलिए देखते हैं सवाल को बच्चों किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 5 किलोग्राम। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फॉल फ्रॉम रेस्ट बोला है, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा 0। सही है, विद अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। नाउ ध्यान दें बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक, ये क्या आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि h का वैल्यू कितना है 20 मीटर है, ये कितना है 20 मीटर। सही है, रीचेस विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब ये ग्राउंड पे टकराता है, यहाँ पे जब यहाँ पे रीच करता है तो कितनी वेलोसिटी से रीच करता है, v फाइनल इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक भाई, ऐसे आएगा, फ्री फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी, तो यहाँ पर आएगा, तो v फाइनल कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नाउ अब ध्यान दें,
कह रहा हाउ मच वर्क इज डन बाय द पुश ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा तो इस पे एयर ड्रैग लगेगा इस तरीके से, भाई हवा के मॉलिक्यूल्स इस पर ड्रैगिंग करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो हवा के द्वारा कितना वर्क हुआ है, एयर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना वर्क हुआ है, वही आपसे पूछा हुआ है। ध्यान लगाइए, जब ये नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी के द्वारा एक तो वर्क होगा, भाई दो तरीके की फोर्स लग रहे हैं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रही, नीचे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एमजी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20 मीटर का नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन 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 जो एयर ड्रैग है वो ऊपर लग रहा है। यदि एयर ड्रैग ऊपर लग रहा है तो खुद सोचो, एयर ड्रैग के द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा आपका, नेगेटिव। एयर ड्रैग के द्वारा किया गया वर्क आपका कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये सुनो, ठीक आएगा अभी देखिएगा, क्योंकि एयर ड्रैग वाला फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। सो अब आप बच्चों क्या करोगे, पोजीशंस यदि आपको लिखनी हो तो लिख दीजिए, ये वाली पोजीशन ए है, और जब यहां टकराता है तो पोजीशन बी है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ए से बी के लिए। सो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क टोटल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल्स टू बच्चों के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। वर्क टोटल, टोटल वर्क आएगा, एक तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, ठीक, और प्लस दूसरा वर्क डन बाय द क्या आएगा, एयर फ्रॉम पोजीशन ए टू बी इज इक्वल्स टू के फाइनल कितना है, जब ये यहां पे टकराएगा मास कितना है, के फाइनल कितना हो जाएगा, के फाइनल 1/2, मास कितना है m इंटू वी का स्क्वायर, v कितना है फाइनल 10, 10 का स्क्वायर माइनस के इनिशियल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 m, v का स्क्वायर करोगे v इनिशियल कितना है 0, यानी कि स्पीड इनिशियल कितनी 0, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया बताओ, अभी बताया था मैंने पॉजिटिव का mgh, और प्लस, अब मेरी बात ध्यान सुनो, वर्क डन बाय द एयर, अगर आपने इसको यहाँ पॉजिटिव का रखा है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, अगर आपने यहाँ नेगेटिव साइन ले लिया तो वर्क डन बाय द एयर कैसा आएगा, नेगेटिव। मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं प्लस का वर्क डन बाय एयर रख रहा हूँ, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली अपने साइन के साथ आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 5 इंटू 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 1 जा एंड 2 5 जा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 10 250, तो यहाँ आ जाएगा 250, और ये mgh उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, वर्क डन बाय द एयर फ्रॉम ए टू बी 250 माइनस मास कितना है 5, और g का वैल्यू कितना दिया है 9.8, और h कितना दिया है 20 मीटर्स। सॉल्व कर लीजिए, वर्क डन बाय द एयर फ्रॉम ए टू बी, ओके कितना आ जाएगा भाई 250, और माइनस 5 इंटू 9.8 इंटू 20, कर सकते हो खुद से, 5 इंटू 9.8 इंटू कितना है 20, कितना आ रहा है 980, सो माइनस 980 कितना आ जाएगा भाई, 0 माइनस 0 0, और 8 माइनस 5 3, 730, माइनस 720 जूल्स। माइनस क्यों आ रहा है वो आपको बता दिया, वर्क डन बाय द एयर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एयर ड्रैग ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m is released from rest from a height h above, from a height h, height कितनी देख रखा है h, above the light pan, above the light pan। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो क्लियर होगा। अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग,
attached to a vertical spring of force constant K mounted on फ्लोर। माउंटेड ऑन फ्लोर मतलब फ्लोर पे टिका हुआ है। अब कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एज शोन, फिगर दिया रहेगा आपको, टेंशन नहीं है कोई भी। एज शोन, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड द मैक्सिमम compression in the spring by the block, in the spring by the block, ओके, by the block। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके का डायग्राम है। देखो ये आपका ग्राउंड है, एक लाइट पैन है। पैन मतलब समझते हो, हल्का सा बर्तन है ना, जैसे जिंक का बना हुआ कोई हल्का सा, या एल्युमिनियम का बना हुआ कोई हल्का सा बर्तन होगा, मासलेस मान लो, इसलिए उसने क्या लिखा है, पढ़ लो क्वेश्चन। A block of mass m is released from a rest of height h above the light pan। पैन कैसा है, लाइट। लाइट मतलब हल्का, हल्का बर्तन है बच्चों कोई, ये इस तरीके से देखिए, ये लाइट पैन है, ठीक। नाउ अब ये लाइट पैन अटैच टू अ स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग बंधी हुई है इस तरीके से, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, या एक काम करते हैं ना, इस पैन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। पैन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस बर्तन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक। नाउ यहाँ एक स्प्रिंग बच्चों लगी हुई है, ये इस तरीके से। अब देखो, अब उसने आपसे क्या बोला है, कह रहा है कि मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बात समझिएगा, एक मास है बच्चों, यहाँ पर एक ब्लॉक में आपको दिखा रहा हूँ, मास m को h हाइट से रिलीज किया गया, ये यहाँ से, ये मास m को यहाँ से रिलीज किया गया, जो कि पैन से h हाइट पे, कितनी हाइट पे, पैन से h हाइट पे, ओके। ये पैन का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, डॉटेड लाइन किसको दिखा रहा है, पैन के इक्विलिब्रियम पोजीशन को। ये वाली डॉटेड लाइन किसको दिखा रही, ये मास m को कितनी हाइट से रिलीज किया गया, ये मास m की पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है ना, h हाइट से, मतलब पैन से ये h हाइट पे, कितनी हाइट पे, h हाइट पे। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये ऐसे, ठीक। तो जब यहाँ से आप इसको रिलीज कर दोगे, अब रिलीज वाला केस है, धीरे धीरे तो छोड़ा नहीं गया है, रिलीज वाला केस है, तो ये आएगा तो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो इसको जब कंप्रेस करेगा तो इसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम किस तरीके का बनेगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए जब इसको रिलीज कर दिया और यहाँ नीचे गिर गया, तब डायग्राम कैसा आएगा, ये जो पैन है ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस कर देगा, कुछ स्थिति इस तरीके से दिखाई पड़ेगी आपको, ध्यान से चेक करिए। देखिए अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये ऐसे, ठीक। और ये ब्लॉक इस पे आके इस पैन पे, ये जो हल्का सा बर्तन इस पे टिक जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। नाउ अब आपको क्या बताना है, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो स्प्रिंग का ये x बराबर 0 था, और स्प्रिंग यहां तक कंप्रेस हो गई है, कहां तक, यहां तक। तो ये वाला x आपको निकाल के देना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात है, खास बात क्या है, क्वेश्चन समझ में आया ना। यहां से हम मास को रिलीज कर दोगे, ये पेन, ये बर्तन लगा हुआ है जिससे स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, के, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये जो मास m था ये इस पेन से h हाइट पे था, जैसे ही इस पे गिरेगा ये इसको कंप्रेस करेगा। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये जो m मास का ब्लॉक है जब नीचे गिरेगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना लोगे, h लोगे या h प्लस एक्स लोगे, बस यही सवाल है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो जवाब है h प्लस एक्स लोगे। सुनो, ग्रेविटी कब तक वर्क करेगी, ये ब्लॉक आएगा पहले तो h हाइट गिरेगा और x हाइट और नीचे गिरेगा, खुद सोचो ना, x हाइट और x कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, तो ग्रेविटी का जो वर्क है वो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए काम करेगा, h प्लस एक्स के लिए, ठीक। ओके, तो बस यही चीज है ध्यान में, अब कुछ करना है नहीं इसमें, ध्यान से चेक कर लीजिए। और ये यहाँ पर इसको रिलीज किया गया क्योंकि, तो इसका u कितना होगा 0, यानी कि k इनिशियल कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये आके पल भर के लिए रुकेगा, यहाँ पर वापस ऊपर जाएगा वो अलग बात है, तो यहाँ पर ये फिर से रेस्ट पे आ जाएगा पल भर के लिए, तो उसकी k फाइनल भी कितनी हो जाएगी 0। अब आप पोजीशन a से b तक के लिए, मतलब समझो ये जो ब्लॉक है मास m, ये यहाँ से गिरना शुरू होगा ना पोजीशन a से, और पोजीशन b तक के लिए, इसके लिए आप क्या लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहां से यहां तक के लिए, ठीक। सो वर्क एनर्जी थ्योरम
में वर्क टोटल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही है। नाउ ध्यान देना बच्चों, वर्क डन टोटल में दो तरीके के वर्क है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी के लिए एम जी कहाँ है, नीचे भाई, इसका वेट एम, मास का वेट एम जी नीचे और डिस्प्लेसमेंट एच प्लस एक्स। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, प्लस एम जी एक्स प्लस एम जी एच प्लस एक्स। गलती से एच मत रख देना, नहीं गलत हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है आपको बताने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा आएगा, सोचो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही, क्योंकि अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, कंप्रेस हो रही, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब ये कंप्रेस हो रही होगी तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा एफ एस, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे, इसलिए कितना आएगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल भी कितनी, जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, और यहां से आ जाएगा एम जी इन द ब्रैकेट एच प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये टू इधर जाएगा, सो आ जाएगा टू एम जी। अब मैं इसको छोड़ ही दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स में और आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक। ये देखिए ये हो जाएगा क्या, टू एम जी एच, टू एम जी एच और प्लस भाई टू एम जी एच और प्लस टू एम जी एक्स, टू एम जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। सही किया, चेक लो, टू एम जी एच और ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर इधर और टू एम जी एक्स उधर जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, चेक कर लो, के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स और टू एम जी एच भी उधर जाएगा, तो माइनस टू एम जी एच। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना यार, बस सवाल मैंने बता दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट, सो माइनस टू एम जी, ये बी है, और प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस टू एम जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए इंटू सी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, और इंटू में सी की जगह क्या है माइनस टू एम जी, माइनस टू एम जी एच अपॉन में टू इंटू ए, टू इंटू ए का मतलब टू इंटू के। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो टू एम जी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर फोर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर, फोर और फोर टू ज़ा एट, सो टू, फोर टू ज़ा एट और साथ में कितना आएगा एम जी एच के, एम जी एच के। बस अब तो सॉल्यूशन करने वाली बात है ना, तो वो सब आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से चेक करो कितना हो जाएगा, टू एम जी प्लस माइनस अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, फोर कॉमन आ रहा है बाहर, तो फोर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, टू हो जाएगा, यहाँ से फोर चला गया तो बचेगा क्या, एम स्क्वायर जी स्क्वायर और प्लस यहाँ से फोर गया तो फोर टू ज़ा एट, सो टू एम जी एच के। ज़्यादा आंसर के चक्कर में मत पड़ो, बस आपको क्या बताना था, तरीका बताना था, ठीक। ये करेक्ट, और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे ऊपर से, अब टू, ये टू ये टू ये टू कैंसिल हो जाएगा, ओके बस। और पॉजिटिव साइन ले लेना, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू ही आप लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव वैल्यू मत लीजिएगा, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आप लीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, एम जी प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस टू एम जी एच के, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी भाई सब कुछ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा, दिक्कत है नहीं कुछ, अपॉन में के। तो ये आपका आंसर है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के निकलेगा। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं आएगा, जैसे कि मैं बात बता रहा था कि पेन वाले क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी तरीका आपने यहाँ पर देख लिया, कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करो चाहे नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन तरीका आप देख लीजिएगा, है ना, तरीका आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सवाल आएगा तो कैसे आएगा वो आपको पता ही है, कैसे आएगा बताओ सवाल, आपको परेशान नहीं करेगा भाई, टेंशन मत लो। आपको मास की वैल्यू दी होगी, एच की वैल्यू दी होगी, के की वैल्यू दी होगी, सारी वैल्यू दी होगी, तो एक्स की वैल्यू आप तब तो श्रीधराचार्य लॉ लगा के निकाल लोगे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तब तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो उसको ले लेना, क्या दिक्कत है, ठीक। नाउ अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें पूछी गई है, तो यहीं पे करा देते हैं आपको एक क्वेश्चन। ध्यान से चेक करिए बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉम्ब
of mass 16 किलोग्राम at rest, ठीक, explodes into two pieces, into two pieces of masses 4 kilogram and 12 kilogram. The velocity of the velocity of the 12 kilogram mass is 4 meter per second. The kinetic energy of the other mass, the kinetic energy of the other mass is, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इज 144 joules, ऑप्शन बी इज 288 joules, ऑप्शन सी इज 192 joules and option D is 96 joules. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे. बॉम्ब है, 16 किलोग्राम का एक बॉम्ब था, ये 16 किलोग्राम का एक बॉम्ब है, ये एक्सप्लोड हो गया यानी कि फट गया. ओके, अब जब ये फट गया तो इनटू टू पीसेस, दो पीस बने, एक 4 किलोग्राम का, ठीक है, एक पीस तो ये बना इससे और दूसरा पीस ये बना, एक बना 12 किलोग्राम का और एक बना आपका 4 किलोग्राम का, ठीक. और क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द 12 किलोग्राम मास इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो ध्यान सुनिए जरा, देखिए ये आप इसको ऐसे बनाओ. अब ये बॉम्ब रखा हुआ है, ये बिफोर एक्सप्लोजन, अभी नहीं फटा है, अब फटेगा अभी. आफ्टर एक्सप्लोजन कैसा हो जाएगा, एक 4 किलोग्राम का मास निकला और दूसरा 12 किलोग्राम का. ये क्या है, आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक. नाउ आफ्टर एक्सप्लोजन 12 किलोग्राम का इधर गया कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक. तो आपको ये बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर. इसकी आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी. अब सुनो, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो तब बताओगे ना जब इसकी स्पीड पता चल जाए. तो इसकी स्पीड मान लो सपोज v1, ठीक. अगर ये v1 आपको पता चल जाए तो हाफ m इसका दिया है 4, बात आपकी बन जाएगी. हाफ m v1 का स्क्वायर लगा दोगे, बात आपकी बन जाएगी. अब ध्यान सुनो, ये जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, जब भी बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ध्यान सुन लो. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हो. क्यों सर, क्योंकि बॉम्ब जब फटता है तो क्या बाहर से कोई फोर्स लगाया, क्या आपने उसको हैमर से मारा, सोचो ऐसा तो कुछ नहीं होता है. उसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जितने भी फोर्सेस होते हैं इंटरनल फोर्सेस होते हैं. बॉम्ब पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कि एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है, ठीक. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगा है. तो क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लगा है, एफ एक्सटर्नल कितना है बच्चों, यहाँ 0 है, इसलिए आप क्या लगा सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोजन इज इक्वल्स टू, कोलोजन कह रहा हूँ सॉरी, एक्सप्लोजन. टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. करेक्ट. अब बताओ, बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे, यहीं पे निकाल के दिखा दूं, पी इनिशियल. हाँ भाई, मास कितना है सिस्टम का, 16, और स्पीड तो है नहीं, रुका हुआ है ना रेस्ट पे. तो टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना आ जाएगा, 0. भाई चेक कर लो ना, बिफोर कोलोजन यानी कि पी इनिशियल, कोलोजन कह रहा हूँ सॉरी, एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी. सिस्टम का मास कितना है, 16. और आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन कितना हो जाएगा बताओ, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, यानी कि 4 इंटू v1 और प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी.
कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे भाई, सुनो, एक्सप्लोजन से पहले क्या था आपके पास सिस्टम में? यही तो था, और तो कुछ था नहीं। जब बम बॉम्ब नहीं फटा था तो यही था। तो मास इनटू वेलोसिटी करके टोटल मोमेंटम निकाल लिया, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आया था? 0। और जब बम फट गया तो दो टुकड़े हो गए सिस्टम में, ये बट है तो दोनों सिस्टम के पार्ट ना। तो टोटल मोमेंटम फाइनल वाला जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी वन। एम इंटू वी वन, इसका मास कितना है? 4। 4 इंटू वी वन और प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 12 इंटू इसकी वेलोसिटी। और क्वेश्चन में दिया है 12 किलोग्राम वाला 4 मीटर पर सेकंड से जाता है। सो m इंटू वी करोगे, इसका दोनों को ऐड कर दोगे बस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। सो p इनिशियल कितना है? 0 और p फाइनल कितना है आपका? 4 इंटू वी वन और प्लस 12 इंटू 4। अब यहां से क्या आप v1 नहीं निकाल पाएंगे बताओ? 12 4 40 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4 इंटू वी वन इज इक्वल्स टू माइनस का 48। 4 जाके डिवाइड करेगा तो v1 बराबर -12 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्यों आ रहा है उसको इग्नोर करो। क्यों? माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है। मतलब क्या कि अगर ये 12 किलोग्राम वाला इधर गया है, ठीक, तो इसके जस्ट अपोजिट मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये वाला इधर जाएगा कितनी वेलोसिटी से? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्योंकि देखो 12 4 का कितना होता है? 48। इसका मोमेंटम प्लस 48 है, तो इसका कितना होना चाहिए? 12 4 जा 48, इसका माइनस 48 होना चाहिए, तभी तो प्लस 48 माइनस 48 टोटल कितना हो जाएगा? 0। तभी तो जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से, तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ये केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि ये वाला जो टुकड़ा है 4 किलोग्राम वाला, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो माइनस को आप इग्नोर करो, तो v1 कितना आ गया? माइनस केवल डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो वाला इसके जस्ट ऑपोजिट जा रहा है। ठीक नो, बस अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 4 किलोग्राम वाले की? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। एम की जगह कितना रखोगे? 4, और v का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। नाउ 2 1 जा और 2 2 जा। नाउ 2 इंटू और 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। 144 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 288। सो 288 जूल्स आ गया। सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ ये आप लोग बच्चों कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक, इसके बाद आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और फिर छोटा सा एक क्लास और होगा, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन आपको देंगे, 2-4 सवाल आपको कराएंगे, कुछ रूल्स आपको बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी में लगाने के लिए। ठीक है ना? फिर उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। ठीक, चलिए।